इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसकी कहानी में दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे दिखते हैं। ये एक ऐसे सम्राट का सफर है जो एक बेरहम योद्धा से शुरू होकर शांति के सबसे बड़े दूत पर आकर खत्म होता है। आज हम सम्राट अशोक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने तलवार के दम पर लगभग पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक ही जंग ने उसकी वो तलवार हमेशा के लिए म्यान में रखवा दी। तो चलिए जरा समझते हैं इस पहेली को। एक तरफ था चंड अशोक मतलब क्रूर अशोक, जिसके गुस्से और बेरहमी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। और फिर दूसरी तरफ था देवानामपिय पियदस्सी, यानी वो जो देवताओं को भी प्यारा हो, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार था। सवाल यह है कि एक ही इंसान के ये दो रूप कैसे बने? यही इस कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है। तो सबसे पहले चलते हैं कहानी के पहले हिस्से में, जहां हम अशोक के शुरुआती सालों को देखेंगे। ये वो दौर था जब एम्बिशंस, लड़ाइयां और सत्ता की भूख ने मिलकर उसे चंड अशोक बनाया। देखते हैं कि राजगद्दी तक पहुंचने का उसका ये रास्ता कितना खूनी था। तो बात शुरू होती है 304 ईसा पूर्व से, पाटलिपुत्र में। अशोक सम्राट बिंदुसार का बेटा था, लेकिन कहते हैं कि उसके पिता उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। पर अशोक बचपन से ही एक कमाल का योद्धा और शासक था। जब तक शिला में बगावत हुई तो उसने उसे बिना हथियार उठाए ही शांत कर दिया, जिससे उसकी काबिलियत सबके सामने आ गई। खैर, पिता की मौत के बाद जो हुआ वो था सिंहासन के लिए खूनी खेल। कई भाइयों को रास्ते से हटाने के बाद साल 268 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। और एक बार जब अशोक को सिंहासन मिल गया तो फिर शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य के विस्तार का वो दौर जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो एक क्रूर शासक के तौर पर मशहूर हो गया। उसके दौर में मौर्य साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, मतलब आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उसके कब्जे में था। लेकिन एक छोटा सा राज्य था जो अभी भी उसकी पकड़ से बाहर था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। साल था 261 ईसा पूर्व और अशोक ने उस आखिरी आज़ाद राज्य कलिंग पर हमला बोल दिया। ये जंग भारतीय इतिहास की सबसे भयानक जंगों में से एक बन गई। एक ऐसी जंग जिसने अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एक जंग में 1 लाख से ज्यादा सिपाही और आम लोग मारे गए और 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। जरा सोचिए, 1 लाख लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक पूरी की पूरी नस्ल का, एक पूरी सभ्यता का खात्मा था। तबाही का मंजर इतना खौफनाक था कि कहते हैं पास से गुजरने वाली दया नदी का पानी मारे गए लोगों के खून से लाल हो गया था। जब अशोक अपनी जीत के बाद उस युद्ध के मैदान पर पहुंचा तो उसने जो देखा वो जीत का जश्न नहीं था। चारों तरफ बस लाशों के ढेर थे, रोती बिलखती औरतें थीं और मातम का सन्नाटा था। और कहते हैं कि वहीं उस तबाही के बीच उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले और उन्होंने अशोक से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस विजेता सम्राट को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पूछा, इतने खून खराबे के बाद आपने हासिल भी क्या किया? सिर्फ मिट्टी और लाशें। ये सवाल अशोक के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उसकी जीत का सारा नशा शर्मिंदगी और पछतावे में बदल गया। और बस कलिंग की उसी खूनी जमीन पर चंड अशोक मर गया और जन्म हुआ देवानामपिय पियदस्सी का। अशोक ने हिंसा और लड़ाई का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक बिल्कुल नई सोच को अपनाया, जिसे धम्म का नाम दिया गया। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अशोक का ये जो धम्म था, ये कोई नया मजहब या धर्म नहीं था। ये तो जीने और राज करने का एक नया तरीका था, एक मॉरल कोड था। ये अहिंसा, बड़ों का सम्मान, सभी धर्मों को बर्दाश्त करने और अपनी प्रजा की भलाई करने पर आधारित था। ये एक यूनिवर्सल मैसेज था जो किसी भी धर्म से कहीं ऊपर था। तो अब अशोक की ताकत तलवार नहीं बल्कि उसका धम्म था। उसने अपनी प्रजा की भलाई को ही सबसे बड़ा काम माना। उसने नई नई सड़कें बनवाईं, मुसाफिरों के लिए कुएं खुदवाए, छायादार पेड़ लगवाए और कमाल की बात तो यह है कि उसने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले। अपने इस धम्म के संदेश को उसने चट्टानों और बड़े बड़े खंभों पर लिखवाया ताकि हर कोई इसे पढ़ सके, और इस शांति के पैगाम को अपने दूतों के जरिए श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। सदियां बीत गईं, अशोक का साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी हमारे साथ है, हमारे बहुत करीब। इतनी करीब कि आज के भारत की पहचान उसके दिए गए निशानों के बिना अधूरी है। सारनाथ के अशोक स्तंभ का ये शेर, यह आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। ये चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए शेर
शक्ति को तो दिखाते हैं, लेकिन वो एक शांत और स्थिर मुद्रा में है। ये शांति और शक्ति का वही बैलेंस है जो अशोक के जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। और शायद सबसे बड़ी पहचान हमारे तिरंगे के बीचों बीच जो चक्र है, अशोक चक्र, वो सीधा सम्राट अशोक की धम्म की सोच से आया है। ये सिर्फ एक पहिया नहीं है, ये न्याय, कर्तव्य और हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। एक ऐसा पहिया जो देश को धम्म के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अशोक ने दुनिया को ये तो सिखा दिया कि असली जीत हथियार से नहीं बल्कि दिल जीतने से होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कलिंग की उस भयानक तबाही के बिना अशोक कभी अशोक महान बन पाता? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में हमेशा ढूंढा जाता रहेगा।